हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए। देखो, लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ बातें की थी, उसको ये कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें क्या करेंगे, कोई भी अननोन रिएक्शन है, लेट्स से ए और बी रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और हमें सी और डी प्रोडक्ट के नाम पे मिल रहा है, तो इस पूरी रिएक्शन का जो रेट होगा वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें देखो बच्चों, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको वहाँ पे आगे कुछ कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, तो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रिएक्शन का रेट कैसे वेरी करता है वो हमें समझना होगा। एग्जांपल के फॉर्म में एक रिएक्शन ले लो, हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस को कंबाइन करके HI जो बन रहा है, उस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं। देखो, इसका रेट लिखा कैसे जाएगा वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन के आगे कितना है, 1 है। आयोडीन के आगे कितना, 1। HI के आगे कितना है, 2, उसका कोएफिशिएंट है, या फिर मोल बोल दो। अब ये सबको ध्यान में रखना होगा। तो अगर मैं दिखाऊं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडीन एंड इट ऑल्सो नीड टू बी इक्वल टू दी हाफ रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड। मतलब क्या है भाई, हाइड्रोजन गैस कितना जल्दी गायब होगा, आयोडीन गैस कितना जल्दी गायब होगा, उस स्पीड को आप HI की स्पीड से भी फाइंड कर सकते हो। आपको तीनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। इन शॉर्ट मुझे करना क्या होगा समझो, मैं आपको बताता हूँ। आपके आगे जो ये नंबर लिखा होता है, HI के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो कौन सा है, 2 नंबर है। इस नंबर से उसकी रेट को हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ सब जगह पे क्या क्या था, 1 था, तो हमने 1 से डिवाइड किया हुआ है। HI के आगे जो 2 है उसके आपको डिवाइड करना होगा रेट को, तब जाकर के आपके ये दोनों ही रेट इक्वल होंगे। ऐसा क्यों करना पड़ता है भाई, ऐसा इसलिए करना पड़ता है, हमें 2 हाइड्रोजन कंबाइन होकर के एक HI दे रहे हैं, इसलिए बैलेंस करने के लिए हाफ करना पड़ेगा। तो देखो, अब ये जो फाइनल लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखो नीचे लिखा हुआ है वो, नीचे ऑन इक्वेशन, जस्ट अ मिनट। एनीवे यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं है, आई विल मेक इट क्लियर। सपोज करो कि ये कोई अननोन केमिकल रिएक्शन थी, Ma प्लस NB, they are reacting together and produces O mole of C and P mole of D। तो इसके लिए पूरा रेट ऑफ इक्वेशन कैसे दिया जाएगा, प्रोडक्ट है वो हमारे पास बनता रहेगा, इसलिए प्लस करेंगे, जो रिएक्टेंट होगा उसके भी डिवाइड करेंगे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करना होगा रेट को स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। सो द रेट डिवाइड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसा करने पे दोनों के जो स्पीड होगी, दोनों की जो रेट है वो सेम मिलेगी। बात समझ में आ गई भाई, क्या करना होगा। चलो, तो अभी थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं इसको। मान लो कि Ma प्लस NB गिव्स OC प्लस PD, ऐसे कहीं कोई रिएक्शन है, तो रेट कैसे बनेगा, 1/m dA/dt इज इक्वल टू -1/n डेल्टा B/ΔT इज इक्वल टू प्लस 1/O डेल्टा C/ΔT इज इक्वल टू 1/P डेल्टा D/ΔT। ये आपको करना होगा कंपलसरी। रिएक्टेंट के आगे माइनस लगेगा क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, प्रोडक्ट के आगे प्लस होगा क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब देखना होगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हमें पता है कि मोल पर लीटर होता है। मोलारिटी नॉर्मलिटी का कैसे हम देंगे, मोल पर लीटर। तो रेट के लिए क्या करना है, डिवाइड बाई टाइम। इसको टाइम से डिवाइड कर लो, यू विल गेट अ सेकंड इनवर्स। अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो तब हम उसकी जो मोलारिटी है उसको हम प्रेशर के फॉर्म में दिखाते हैं। तो हमारे पास प्रेशर डिवाइड बाई टाइम, ये आ जाएगा मेरे पास रेट का जो यूनिट होगा वो। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर, तो फाइनल यूनिट एटमॉस्फेयर पर सेकंड। अब देखो, हमने देखा था कि रिएक्शन जब भी प्रोसीड करेगी रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हमारे पास ये सारे पैरामीटर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन एंड कैटालिस्ट। उसमें से अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो, अब हमें इसके पैरामीटर डिस्कस करने हैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे समझना आप, यहाँ पे पॉइंट क्या है समझो, आपके पास कोई भी रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के पार्टिकल्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, कोई भी रिएक्शन की स्पीड होगी वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। इसलिए क्या लिखा हुआ है,
रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्टैंड फॉर अ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिमूव करता हूँ। देखो ये टॉपिक नया स्टार्ट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रेट लॉ कहते हैं इसको। रेट लॉ हमें क्या समझाता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसी को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के डॉट ए। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमने के को मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये के क्या दिखाएगा? इट इज़ एक्चुअली रेट कांस्टेंट। आपके पास कितना स्पीड में हो रहा है वो, तो रेट लो क्या होगा? देखो हमारे पास रेट इक्वेशन कहोगे, रेट एक्सप्रेशन कहोगे, ये तीनों नाम से इसको जाना जाता है। ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें इसके जो रेट कांस्टेंट है वो पता लगते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे, बैलेंस इक्वेशन होगी, उससे हमें पता नहीं लगेगा बैलेंस इक्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से ही रेट लो आपको पता लग सकता है। चलो एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, यहाँ पे हमने 2 बीकर कंबाइन कर दिया हमको, और 2 बीकर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल गए। Ma प्लस NB कंबाइन टुगेदर एंड प्रोड्यूसेस OC प्लस PD। ये मेरे पास कोई कॉमन रिएक्शन थी। अब इसका मान लो कि मुझे रेट निकालना है या फिर इसका रेट लॉ लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। तो हमने क्या किया? रिएक्टेंट के दोनों कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में वो दिखा दिया, और ऊपर हमने लिखा हुआ है X और Y। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आओगे तो K आ जाएगा। अब ये K की जो वैल्यू है वो टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस है। ये जो K रेट कांस्टेंट कहलाता है वो एक्सपेरिमेंट से आपको पता लगेगा। X और Y है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट से ही पता लगेंगे। ये M और N के जितने हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। M और A मतलब क्या? आगे जो हम बैलेंस करने के लिए नंबर लिखते हैं वो। X और Y क्या दिखा रहे हैं हमको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव रेट कांस्टेंट, और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट की कहीं भी बात नहीं है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना स्पीड आपका ज़्यादा मिलेगा। अब ये जो ब्रैकेट में दिखाया वो क्या दिखाएंगे? मोल पर लीटर, मतलब मोलारिटी से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने बताया था देखो, M और N की वैल्यू X और Y के जितना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए इज इक्वल टू X और इट मे नॉट बी इक्वल टू X। ये ऐसा क्यों हुआ मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अभी के लिए समझो, वो प्रैक्टिकल डिसाइड करेगा कि कितना वैल्यू है। हमने पढ़ा था कि R एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, वो माइनस dR/dt के जितना होता है। तो ये इक्वेशन भी था और रेट का नया इक्वेशन भी आया, दोनों को कंपेयर कर लो। माइनस dR/dt इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर X इंटू B टू द पावर Y। ये आपका फाइनल इक्वेशन होगा, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। देखो बच्चों, आपको ये इक्वेशन याद रखना होगा, इससे रिलेटेड सम्स आपके पास आएंगे, कंपलसरी आएंगे। कौन से सम आएंगे समझो, आपको पता होना चाहिए कोई भी रिएक्शंस के लिए, जो dR/dt हमारे पास होगा वो ऐसे रेट निकालेंगे, इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर X इंटू B टू द पावर Y। इस तरीके से आप इक्वेशन लगोगे, इसको लिखा जाएगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। कभी कभार इसको डिफरेंशियल रेट लॉ भी कहते हैं। अब हम समझते हैं ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का बेनिफिट क्या है, इससे होगा क्या। अब देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता है। ओके, ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मिलेगा वो समझो। आपके जो पावर है ना, उन दोनों का सम कर दो। X और Y जो मेरे पास पावर में थे, उन दोनों का आप सम कर दोगे तो आपको फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। K के बारे में पता लग गया, इट इज़ अ रेट कांस्टेंट। X और Y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो मेरे पास वोल नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। X और Y की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 प्लस माइनस कुछ भी, और वो कौन सी वैल्यू होगी वो प्रैक्टिकल डिसाइड करेगा, हम नहीं करेंगे। अब X और Y का अगर आप सम कर लोगे तो आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। X और Y का सम करने पे आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल रहा है। ऑर्डर मतलब क्या है समझना। ऑर्डर हमें प्रैक्टिकल से पता लगेगा, ऑर्डर हमें प्रैक्टिकल से पता लगेगा, थियोरेटिकल इक्वेशन देख करके पता नहीं लगेगा। बैलेंस इक्वेशन से आपको कोई दे दिया हो तो आप नहीं बता पाओगे। ऑर्डर के लिए आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई बच्चों। और ये जो ऑर्डर है हमारे पास वो प्रैक्टिकल वे में दिखाता है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे स्पीड कितना चेंज होता है। क्या बोल रहा हूँ समझना, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे स्पीड में कितना वेरिएशन आता है वो हमें ऑर्डर समझाएगा।
एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लो कि एसीटोन और ब्रोमीन का कॉम्बिनेशन हमने कर दिया और हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। अब इन सब की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग दे दिया हुआ है हमको, 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। अब समझो हम आपको बता रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बार पूछा जाता है। देखो, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपको दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पहले मिले थे, हम क्या करेंगे, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हमारे पास इनिशियली दोनों के सेम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, जो ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 मोलर रखा, एसीटोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 0.1 मोलर रखा, तब हमें कुछ स्पीड मिल गई। ये प्रैक्टिकल करने पे मिल सकता है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेंगे। बच्चों ध्यान से समझो, आपको 3 एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट के नाम पे आप पहले दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन रखोगे, फिर दोनों में से किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे। देखो मैंने यहाँ पे ब्रोमीन का चेंज कर लिया, जबकि एसीटोन का एज इट इज़ है ना। ब्रोमीन का 0.1 था, उसमें से 0.2 कर लिया, जबकि एसीटोन का कॉन्सेंट्रेशन है वो वही रखा। थर्ड एक्सपेरिमेंट में मैं क्या करूँगा, पहले का उतना ही कॉन्सेंट्रेशन रखूँगा 0.1 तो 0.1, जबकि लास्ट मतलब सेकंड वाला होगा उसका मैं कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता हूँ। तो ऐसे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को लिखने होंगे और उसके बाद जो उसका रेट कांस्टेंट है उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है वो देखना होगा। उसके रेट में या फिर उसके रेट कांस्टेंट में क्या वेरिएशन आ रहा है वो हम समझेंगे। ये रेट में जो वेरिएशन आएगा उससे हमें पता लग पाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो देखो ब्रोमीन और एसीटोन की हम बात कर रहे थे, हमने यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेकर के उनके जो रेट है वो दिखा दिए। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो समझो। यहाँ पे अब चेंज देखो डबल हो जा रहा है। अगर आप गौर से देखोगे फर्स्ट और थर्ड को तो वो वैल्यू हमारे पास ऑलमोस्ट डबल है। पहली वैल्यू कितना है 1.6, 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 3.2, है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे जो स्पीड है वो भी डबल हो जा रही है, रेट है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो मतलब ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। जब कभी भी ऐसा हो आपका कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट में उतना ही वेरिएशन मिले तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब एसीटोन के अकॉर्डिंग स्पीड है वो वेरी करेगा, बट ब्रोमीन के अकॉर्डिंग स्पीड वेरी नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ब्रोमीन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 है, जबकि एसीटोन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो 1 था। तो हमें ऑर्डर से क्या पता लगा, स्पीड के ऊपर कितने रिएक्टेंट से फ़र्क पड़ता है वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगेगा। तो यहाँ पे x = 0 था, मतलब स्पीड है वो चेंज नहीं कर रही थी ब्रोमीन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या, स्पीड है वो चेंज करेगी हमारे पास एसीटोन के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ मिलेगा, रेट वर्सेस आप कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ करोगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। तो हमें ये फर्स्ट ऑर्डर है 0 ऑर्डर है वैसे पता लग जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए। आज हमने बहुत ही बेसिक बातें की हुई है, और अगर आपको ये दोनों मिल गया फिर दोनों का सम कर लो। x और y दोनों चीज़ें मिल गई है, एक के लिए 0 मिल गया, दूसरे के लिए 1 मिल गया, आप दोनों को ऐड कर दो तो 1 + 0 कितना बनेगा, 1। तो पूरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम ये x और y का टोटल करेंगे तो हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो हमने ये एसीटोन और ब्रोमीन वाला जो केस दिखा था उसके लिए देखते हैं। देखो यहाँ पे ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में हमने देखा था। अच्छा, ये उसको टेक्निकली समझा रहे हैं कि आपको कैसे बाकायदा सोल्व करना हो तो कैसे कर सकते हो। देखो हमें रेट इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देनी होगी ब्रोमीन का और एसीटोन का कॉन्सेंट्रेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब मैं सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए रेट 2 = इक्वेशन लिख देता हूँ, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो k × 0.2 ⁻1 और 0.1 x, इसको बता दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, देखो अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन बचा हुआ है, उसको भी लिख देते हैं रेट 3 = k 0.1 y एंड 0.2 x। ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हो गया। अब हमें एक्चुअल में यहाँ पे डिवाइड करना होगा, 1 को 2 से, 2 से 3 को, ऐसे हम डिवाइड करेंगे। तो देखो सबसे पहले रेट 2 और 1 उन दोनों का रेशियो लेते हैं, रेट 2 / रेट 1। तो क्या बन जाएगा, रेट 2 की वैल्यू को सबको ऊपर रखो, k × ब्रोमीन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर y इंटू
एसीटोन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर x डिवाइड बाय k इंटू ब्रोमीन टू द पावर y एंड एसीटोन टू द पावर x। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो एसीटोन का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, निगलेक्ट करना, बट हम सारी वैल्यू पुट कर दे तो देखो ये ठीक है, ये सब कट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y। ध्यान से देखो के कट गया, जो हमारे पास रेट की वैल्यू थी वो भी कट गई और 0.1 भी कट गया, बचा क्या 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, 2 का कितना पावर करोगे कि आंसर 1 आएगा, तो 2 का 0 पावर करने पे आंसर 1 आता है, दैट्स वाई y विल बी द 0। जिन लोगों को पहले समझ में नहीं आया होगा उसको इस तरीके से करना होगा। अगर आप लॉजिकली नहीं सोच पाते हो तो ऐसे करोगे, टेक्निकली तो हो जाएगा। तो हमें पता क्या चला कि y के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 0 रिएक्शन वाली है। अब हम बात करते हैं दूसरी 2 रिएक्शन को डिवाइड करने का। मतलब अब बचा कौन कौन है मेरे पास, फर्स्ट और थर्ड का हम रेशियो करेंगे। हम करेंगे रिएक्ट 3 बाई रेट 1। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन जैसे ही करोगे आपका 0.1 कट होगा, आपकी जो रेट की वैल्यू है वो 2 से कट हो जाएगी और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 2 से कट हो जाएगा। मतलब 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2। एक्चुअल में आएगा कैसे, अगर आप ऐसे करोगे तो आंसर ऐसे होगा, समझना 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। मतलब 2 का x पावर करना होगा जिससे आंसर 2 आ जाए, सो x विल बी 1। फाइन, इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा, x की वैल्यू है आपके पास 1 आ जाएगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होगा। हमने x और y निकाल लिया, अब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, दोनों को सम अप कर दो। x प्लस वाई करोगे तो आपको 1 प्लस 0 मिल गया, तो फाइनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 आ जाएगा। मतलब इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करना है तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। अब हमारे पास सब कुछ है, x और y भी मिल गया, k को सब्जेक्ट बनाओ। k को सब्जेक्ट बनाने पे आपको आंसर मिल जाएगा, k विल बी 1.64 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इस तरीके से आप रेट भी निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो। फाइन, यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने सीखा क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे कैसे, वो सब पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। इसमें कोई भी डाउट हो व्हाट्सअप कर देना, कॉल करके पूछना, बट ये पूरा चैप्टर पढ़ते रहना, आपकी यूनिट टेस्ट के अंदर आने वाला है। थैंक यू सो मच, आज इतना रखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में।